फ्रेंड्स, दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक है थिएटर से रिलेटेड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी। हम इसके सारे टर्म्स को समझेंगे और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थिएटर ऑफ क्रूएलिटी में शायद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजीसी नेट में बहुत बार इसके क्वेश्चन आए हैं। 2023 में जो मार्च का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिला था। इतने अच्छे से इसको समझेंगे कि इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी है वो डेवलप किसके द्वारा हुआ? एंटोनियो आर्ट्यूड के द्वारा। एंटोनियो आर्ट्यूड ने इस टर्म को क्वाइन आउट किया था और डेवलप किया था। अब देखो, जब भी कोई चीज आती है तो ये होता है कि कहीं ना कहीं से उस चीज का कोई आइडिया लिया होता है। जैसे अगर कोई रिसर्च भी करते हैं तो कुछ पहले सर्च हो रखा है, उसमें से क्या करते हैं, एक आइडिया लेते हैं और फिर हम नई रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से जो एंटोनियो था उसने भी क्या किया था, सरलिज्म जो मूवमेंट था, सरलिज्म मूवमेंट से आइडिया लिया था थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का। सरलिज्म मूवमेंट के अंदर क्या था कि उस मूवमेंट के अंदर लोगों की, जो पीपल्स थे, उनके माइंड की हिडन थिंक को जानना। एक डार्क साइड होती है माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, उस चीज को हमें फाइंड आउट करना, पहचानना कि वो पेन क्या है। और जो एंटोनियो थे, इन्होंने स्पेशली उसी से एक आइडिया लिया और वहीं से क्या किया, इस टर्म को आगे बढ़ाया। अब आगे देखो, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी में क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी का मतलब होता है जब आप किसी के साथ क्रूअल बिहेव करते हो, बुरा बर्ताव करते हो। बट जो एंटोनियो था, उन्होंने इस क्रूएलिटी की टर्म्स को थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया कि क्रूएलिटी का मतलब वो नहीं कि जो आप दूसरों के साथ करते हो। क्रूएलिटी का मतलब है कि आप खुद किस पेन में हो, उस चीज को शो करना। थिएटर थे तो प्लेस जो होते थे वो इस तरीके से शो किए जाएंगे, इस तरीके से प्ले आउट किए गए कि उसमें ऑडियंस की जो डार्क साइड है कि वो किस पेन को फील कर रहे हैं, एक्टर के थ्रू उस चीज को शो करना। ठीक है, कि एक्टर है वो इस तरीके से अपने रोल को निभाता था कि वो उन हिडन रियलिटी को दिखाता था, जो कि बहुत ज्यादा सफरिंग थे, जो पेन थे, उन डार्क मूड को वो ऑडियंस के सामने ला पाता था। और ऑडियंस उसको खुद से, मतलब क्या, ऑडियंस भी उसको क्या करते थे, ये नहीं कि ऑडियंस प्लीज आउट कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये चीज बहुत बुरी भी लगती थी देखने में, बट फिर भी जो मेन जो था एंटोनियो का, वो एम क्या था कि प्लीज आउट नहीं करना, हैप्पीनेस नहीं, बल्कि डार्क रियलिटीज के थ्रू उन बुरे सिचुएशन को दिखाना जो कि लोग देखने में विश्वास भी नहीं रखते। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि वो किस चीज के थ्रू इन रियलिटीज को शो करते थे। एम क्या था? शॉक करना, ऑडियंस को शॉक्ड कर देना, बिल्कुल ऑडियंस ब्लैंक आउट हो जाते थे। ठीक है, थ्रू किसके थ्रू? गेस्चर्स, इमेज, साउंड, लाइटनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम थी थिएटर ऑफ क्रूएलिटी की, कि साउंड्स के, लाइटनिंग के, गेस्चर्स के थ्रू वो अपनी जो चीजें हैं एक्टर वो शो करते थे। गेस्चर्स ज्यादा होते थे। अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो देखो, एक मूवी, 2-3 मूवीज हैं जिनकी आप ट्रेलर जरूर से देखना। मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो है द डार्क नाइट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो जो हीरो होता है जिसका नाम होता है हीथ लीगर। हीथ लीगर जो होता है वो जोकर का रोल प्ले करता है। ठीक है, 2008 में ये मूवी आई थी और उस रोल में वो एक्टर की जो कॉस्ट्यूम है वो पहन के रखता है, अपने फेस पे पूरा जो मेकअप होता है वो जोकर का लगाता है और उसके थ्रू वो अपने रोल्स को प्ले करता है। तो इसी तरीके से जो एक्टर होते हैं वो गेस्चर्स के थ्रू, साउंड, जैसे कि कोई भी ऐसा माहौल बना देना, जैसे कि जब भी कोई सैड सीन होता है तो उसमें साउंड डाल दी जाती है ना, जिससे कि ऐसी साउंड डाल दी जाती है जिससे कि हम इमोशनल हो जाते हैं। उन साउंड्स को, उन गेस्चर्स को डालना जिसकी वजह से ऑडियंस है, मतलब वो पूरे के पूरे क्या, शॉक्ड रह जाएं। ठीक है, आर्ट्यूड है वो चाहते थे डिस्टर्ब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस एंड परफॉर्मेंस। अब जो आर्ट्यूड है वो ये नहीं चाहते थे कि जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं जो एक्टर्स, वो और ऑडियंस खुद को अलग माने,
या फिर ऑडियंस ऐसा कुछ माने कि वो एक्टर्स की जगह पे हैं। ऑडियंस अपनी उस चीज को देख पाए कि जो उनके अंदर जो बुराई है, जो जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उस चीज को, तो वो नहीं चाहते थे कि मतलब ऐसा हो कि ऑडियंस खुद को इन चीजों से दूर हटा के देखें कि हाँ ये तो हीरो की लाइफ है। नहीं, वो चाहते थे कि मतलब दोनों ही एक्टर भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो उसमें कि वो अपनी रियलिटी में ही अपनी चीजें देखे और उसको बाहर निकाले, और ऑडियंस भी इसी तरीके से इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब देखो सेम यही एग्जांपल है हीथ लेगर का। जब हीथ लेगर ने द डार्क नाइट में, रियलिटी की बात बता रही हूँ, अब ये जोकर का रोल प्ले किया, तो उस टाइम पे वो उन्होंने अपने आप को, वो एक साइको का रोल उनको प्ले करना था, ये एक विलन भी थे इस मूवी में। तो उस टाइम पे जब उन्होंने इसके रोल को प्ले करना था, तो उन्होंने अपने आप को 10-15 दिन के लिए एक रूम में लॉक कर लिया था, क्योंकि उनको उस मेंटल स्टेज पे पहुंचना था कि जहां पे वो इस रोल को एक्चुअल में जी पाए प्ले की बजाय। ठीक है, तो उन्होंने इसको इतने अच्छे से परफॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन की वजह से इस रोल में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। और जब ये मूवी उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई तो उनको ऑस्कर अवार्ड मिला, और आज तक भी बेस्ट मूवीज मानी जाती हैं इस टाइप की मूवीज को। इससे पहले कभी कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। तो देखा आपने कि मतलब कि एक्टर है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, और सेम जो उस मूवी में दिखाई जाती है डार्क साइड दिखाई जाती है। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज से देख लेना। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हिंदी में भी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो शायद यूट्यूब पे मिल जाए, द डार्क नाइट सर्च करके आप एक बार उसका ट्रेलर तो प्लीज रिक्वेस्ट है देखना, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में थिएटर ऑफ क्रूएलिटी था क्या। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें जो एंटोनिन थे, इनके कुछ 2 वर्क थे। सबसे पहले तो ये एक रेडियो प्ले है जिसके बारे में मैं बता देती हूँ, टू हैव डन विद जजमेंट ऑफ गॉड, जिसमें रेडियो प्ले में ये टर्म यूज की गई थी 1947 में। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है द थिएटर एंड इट्स डबल 1938 में, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, इसमें इस टर्म का सबसे पहले यूज किया गया था। ओके, और देखो इसमें और क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, और इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो है, जो एंटोनियो है वो बिलीव करते थे कि टेक्स्ट की बजाय हमें साउंड गेस्चर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, बजाय कि टेक्स्ट के। अब इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फिर एक मूवी आई थी जोकर मूवी, ये भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जोकर मूवी है, एक तो बच्चों वाली नहीं, दूसरी जो हॉलीवुड मूवी है ये भी। इसमें जो एक्टर होता है उसके सिचुएशन को दिखाई जाती है कि कैसे जो एरिस्टोक्रेट है वो उनसे बहुत परेशान हो गया है, वो लो लेवल के थे, वो मार देता है लोगों को, अपनी मदर को भी वो पिलो से मार देता है। इस तरीके की रियलिटी दिखाई, और ज्यादातर वो है वो भी जोकर का जो मेकअप करके रखता है और गेस्चर्स के थ्रू अपने चीजों को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो मूवीज हैं आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। मूवीज वगैरह हमें ज्यादा याद रहती है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, डेलिब्रेटली। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि इनका एक जो नया स्टाइल था वो क्या था कि गेस्चर्स, इमेज, साउंड्स के थ्रू अपने चीजों को रिप्रेजेंट करना। सेकेंडली कि जो करेक्टर होता है उसके डार्क साइड को दिखाना। ठीक है, ये नहीं कि हम उसको बढ़िया बढ़िया दिखा रहे हैं, नहीं, उससे अलग उसकी जो रियल सिचुएशन है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मेंटली जो सिचुएशन है, रेप केस वगैरह हो गए, ऐसी चीजों को शो करना। ठीक है, ये मूवीज है एक बार इनके। और एक मूवी है द विच, ये वैसे ये है ना चाइल्ड, बच्चों की मूवी है, 2020 में आई थी। इसका जो ट्रेलर है आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक विच होती है। हाँ, और एक बात और, इसमें जो मेकअप वगैरह होते थे वो बहुत बुरे किए जाते थे, जिससे कि मतलब अलग से ही पता लगे। आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ फेस कर दिया है। तो जो द विच मूवी है उसका अगर 2 मिनट का ट्रेलर भी देखोगे तो उसमें एक विच होती है जिसका जो फेस होता है वो पूरा यहाँ तक होता है, और उससे ही देख के आपको ऐसा लगता है, अजीब सा फील होता है। तो इस तरीके की जो
चीजें हैं थिएटर ऑफ क्रूएलिटी में शो हुई थी। और ये क्यों हो रहा था 1940 से 1960 इसके दौर में, ये ज्यादा इसके जो वर्क हैं वो पब्लिश हुए, ये इसलिए कि उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, 1930 में अगेन से जो है ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। और फिर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकेंड, उस दौरान मतलब लोग बहुत ज्यादा क्योस की सिचुएशन में थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मतलब कि कुछ अच्छा भी होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा। तो एंटोनियो ने रियलिटी में इस चीज को शो किया है कि क्यों ना रियलिटी को ही दिखाया जाए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था। और इनकी एक बात बता देती हूँ एंटोनियो आर्ट्यूड की, कि एंटोनियो आर्ट्यूड भी इनके बाद से जब इन्होंने बहुत सारे इस तरीके के प्ले लिखे तो वो भी मेंटली असाइलम में रहे थे 10 साल, और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो देखो अब आप समझ पा रहे हो कि किस लेवल पे वो मतलब अपने काम को कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई और डाउट है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की तरफ हर रोज एक कदम नया बढ़ाएं। थैंक यू।